अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जमात इस्लामी 19 सितंबर को कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी और इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने किया है। और उनका कहना है कि जो जमात इस्लामी है वो 15 मकामात पर 19 सितंबर को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल देती है और हमें यकीन है कि जो अवाम है कराची के वो उसमें शाना बशाना खड़े होंगे। और जो जमात इस्लामी है वो इस तरह की बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। जब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने 2 दिन पहले जब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस को हाई किया था तो उस वक्त उन्होंने करोड़ों रुपयों की सिग्नस में बैठकर एहतजाजी वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर हैं। कम अज़ कम आप करोड़ों रुपयों की गाड़ी से उतर के ज़मीन पर उतर के तो आप बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं, कि वो भी नहीं करवा सकते। बाकी माजरत के साथ जमात इस्लामी की 1970 से लेके अभी तक जो मुनाफकत की सियासत है वो ख़त्म नहीं हुई है और यही वजह है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में कभी भी परवान नहीं चढ़ सकी है। बाकी ये है कि जो वो सोशल जो उनका काम है उसमें वो अच्छे जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा काम करें तो वो ठीक है उनके लिए। सियासत उनके बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो मेयर का इलेक्शन हुआ था सिंध में और जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो जीत गए थे और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को शिकस्त हो गई थी, तो वो भी एक ज़्यादती थी। वैसे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का हक बनता था। तब मैंने यही बात की थी कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, कम अज़ कम चलें उनके ज़ख्मों पर नमक तो ना छिड़कें जिस तरीके से ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो ये बयानात भी साथ दे रहे थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास इतनी सीटें ही नहीं है कि वो बन सकें। और दूसरा जो जुल्म उनके ऊपर बयानात की सूरत में पीपल्स पार्टी के रहनुमा दे रहे थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के हाथ पर जीत का, मेयर का कोई निशान ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है, तो वो कैसे फिर मेयर बन सकते हैं। बहरहाल ये सियासी बयानात हैं। और दूसरी तरफ अहम खबर जो मैंने पहले ही आपको गोश गुजार की थी और मैंने कहा था कि शेख रशीद अहमद साहब बाहर हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है वो जल्दी अमल में लाई जाएगी। और फिर खबर आ चुकी है कि जो शेख रशीद अहमद साहब हैं जिन्हें मीडिया ने पीटीआई दौर में जिस तरह से ज़ीरो से हीरो बनाया हुआ था और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की हैसियत से उन्हें पहचानवाया उन्होंने और उनको एक अजीब शोहरत दी कि वो एक बड़ी सियासी पार्टी के वो रहनुमा हैं। तो अब उनको जो है पिंडी से एक निजी सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया है और जो मीडिया है वो निजी सोसाइटी का नाम नहीं ले सकता। मैं आपको बता देता हूँ जो निजी सोसाइटी है वो बहरिया टाउन फेज़ 3 से उन्हें गिरफ्तार किया गया है रावलपिंडी से और उन्हें नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। और उनके साथ जो उनके 2 भतीजे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उनकी तो वो आम लिबास में थे जो लोग अहलकार थे और उन्होंने फिर उनको एक ख़ास जगह पर मुंतकिल कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो केस है वो 10 मई का केस है कि जब इमरान खान साहब को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया था, तब 10 मई को पीटीआई ने एक रैली निकाली थी। तो जो थाना कोसार है वहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब के ख़िलाफ़ केस जो है वो दर्ज हुआ था। तो इसी एफआईआर में ही शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि शेख रशीद अहमद साहब को आज़ाद किया जाएगा और इसी तरह ही पे दर पे गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो जाएगा। एक केस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, कभी MPO 3 के तहत, तो कभी किसी करप्शन में, तो कभी कोई तोड़ फोड़ के केस में ये गिरफ्तार होते रहेंगे। अभी तो इनके खिलाफ मेरा ख्याल है कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो अहम खबर है वो है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से कि उन्होंने जो 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है और बड़ी खबरों में रहे वो और उनकी जो अहलियाँ हैं सरीना ईसा। और एक अच्छा एक्ट था, बहुत खूबसूरत एक्ट लगा जो उन्होंने हल्फ बर्दारी के दौरान सर अंजाम दिया। और वो एक्ट ये था कि जैसे ही हल्फ बर्दारी का आगाज़ हुआ तो उन्होंने
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो सदर आरिफ अलवी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनसे कहा कि जो उनकी अहलिया हैं सिरीना ईसा, उनको भी उनके पास लाया जाए। और फिर हुक्म की तामील हुई और फिर जैसे ही हल्फबर्दारी शुरू हुई तो सिरीना ईसा जो हैं वो उनके साथ मौजूद थी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ, और उस वक्त तक मौजूद रहीं जब हल्फ जो है वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर काजी साहब ने पढ़ लिया। और ये जो इस तरह से स्टेज पे सिरीना ईसा को काजी फायज ईसा साहब ने बुलवाया और अपने साथ खड़ा किया, तो बड़ों बड़ों के लिए बड़ी निशानियां थी और बड़ों बड़ों को ये दिखाया गया कि ये देखो हम दोनों कल भी एक थे और आज भी एक हैं। और सदर आरिफ अलवी साहब के लिए भी ये एक खामोश पैगाम था। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए खुसूसी तौर पर ये एक खामोश पैगाम था। जस्टिस इजाजुल हसन साहब के लिए ये एक खामोश पैगाम था। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के लिए खामोश पैगाम इसी वजह से था कि 4 साल पहले जब सदर आरिफ अलवी साहब ने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस भेजा था, तो फिर जो काजी फायज ईसा साहब हैं उन्होंने खुद ही उस रेफरेंस के खिलाफ वो लड़े थे और उन्होंने फेस किया था उन मुश्किलात को। और असासों से जो जायद का मामला था तो उसमें रेफरेंस दायर हुआ था और फिर उस पकड़ में जो है, जो झूठी पकड़ थी रियासत की तरफ से, उसमें सिरीना ईसा भी आई थी और उनके वालिद साहब कहा जाता है कि वो बीमार थे, कैंसर का उनको मर्ज था, तो उस दौरान भी वो आती रहीं। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बहुत बुरा बिहेव किया था उनके साथ भरी अदालत में, और जो दीगर जजेस थे जो केस को सुन रहे थे वो भी खासे परेशान हो गए थे। और उनमें जस्टिस मकबूल बाकिर साहब भी थे जो आज सिंध के केयर टेकर CM हैं। तो जजेस ने भी इस एक्ट को बहुत बुरा मनाया था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से जो किया गया था। और ऊंची आवाज़ में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो बिहेव किया था वो इंतहाई गलत था। और फिर जो सिरीना ईसा साहिबा थी वो रोने लग गई थी और तब उन्होंने ये बात की थी कि मैं अपने बीमार वालिद को छोड़कर मैं यहाँ पर आई हूँ, और इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ और रेफरेंस जो है वो फिर ख़त्म हो गया था। और जिस सदर ने रेफरेंस भेजा था वही सदर माशाल्लाह से आज जो उनके सामने खड़े थे और फिर हल्फ भी लिया गया। और इसके अलावा जो अहम खबर ये थी कि जो बंदियाल साहब हैं जो साबिक हो चुके चीफ जस्टिस, जिनका सूरज जो है वो ढल चुका है, उनको भी एक प्रोटोकॉल के तहत बुलाया गया था। जो तकरीब हल्फबर्दारी थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की वो तो आए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुछ वो कर चुके हैं और जिस तरह से उनका सूरज ढला है तो वो खुद ही उन्होंने अपना सूरज जो है वो ढलवाया है, कोई किसी की वजह से नहीं वो ढले, वरना बड़ी शान से वो इस जो ओथ सेरेमनी थी इसमें वो शिरकत करते। इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं और इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब हैं और इसके अलावा जो अजमत सईद शेख साहब हैं, उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया और सिर्फ बंदियाल साहब को बुलाया गया था, लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने ओथ ले लिया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो स्टाफ है उसमें रद्दोबदल कर दी है और जो बंदियाल साहब का स्टाफ था वो बस इधर से उधर कर दिया उन्होंने। और पहले से ही ये खबर थी कि जो बहुत ज़्यादा स्टाफ है उसका ही गलबा है, बंदियाल साहब का बड़ा होल्ड है अपने स्टाफ के ज़रिए, तो आते ही उन्होंने ये काम किया कि सबको ही तब्दील कर दिया। और जो जजीला असलम है, बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने काजी साहब ने उनको ओकाड़ा से बुलवाया है ख़ास, और वो सेशन जज थी और पहली खातून है वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार की हैसियत से वो तैनात की गई हैं। और जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने जो जजीला असलम है उनको 3 साल के लिए जो उनकी खिदमात हैं डेपुटेशन के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के स्पुर्द कर दी हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं वो सेक्रेटरी तैनात हुए हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के, और इसके अलावा बलोचिस्तान से अब्दुल सादिक साहब हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ काजी फायज ईसा साहब के तैनात हुए हैं, और काजी फायज ईसा साहब वैसे भी बलोचिस्तान से ही हैं। तो इसके अलावा जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ पर भी बंदियाल साहब चूँकि जा चुके हैं,
तो सरबराह जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब बन चुके हैं, उनके साथ सरदार तारिक मसूद हैं, और तीसरे जो अब जज आए हैं वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं। अब पहले उमर अता बंदियाल साहब जब होते थे, 3 का अगर बेंच होता था फ़र्ज़ करें, तो उसमें वो हमेशा से, अगर एक आज़ाद ख्याल जज होता था, अभी रिसेंटली ये जो नैब क़वानीन में तरमीम का केस था, उसमें उन्होंने बड़े एक तकब्बुराना अंदाज में कहा था बंदियाल साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि हम अक्सरियत में हैं, हम फैसला देंगे, हमारा फैसला माना जाएगा। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की थी कि आप इस केस को ना सुने, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, ये तरमीम जो हैं वो पार्लियामेंट ने पास की हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें हिस्सेदार ना बने, और या तो इस मामले पर फुल कोर्ट बना दिया जाए, या पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पहले सुना जाए, उसका मसला हल किया जाए, उसके बाद ये केस पे आप फैसला दें, या फिर जो मामला है नैब में तरमीम का, तो फ्री कैन से सुन लें कि वो क्या चाहते हैं। अगर उन्हें इस बेंच पे इतबार है तो आप इस केस को सुन लें, हम फैसला दे देंगे इस पे। लेकिन फिर बंदियाल साहब ने इसी बात पे ही कहा था, नहीं आप नहीं समझ सकते, ये अक्सरियत का फैसला होगा और हम फैसला ज़रूर देंगे। तो अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, और उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब है, वो तो इधर से उधर नहीं होंगे, वो तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ ही जाएंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब यही कहेंगे, कह सकते हैं कि फैसला हमारा माना जाएगा और अक्सरियती फैसला माना जाएगा। अब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब चाहे कोने में जाके बैठ जाएं, कर वो कुछ भी नहीं सकते जब तक उनकी राय उन दूसरे 2 सीनियर जजेस के साथ मुताबिकत नहीं रखती होगी, तो काम ख़राब ही है। और दूसरी तरफ जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें एक तब्दीली हो गई है, और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं वो अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उसमें ये है कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो सरबराह हैं, चीफ जस्टिस हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं वो पहले से ही शामिल हैं, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो पहले से शामिल हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं वो पहले से शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सिर्फ इसमें शामिल हुए हैं। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसके हवाले से, तैनातियों के हवाले से फैसला होता है। और उसके बीच में ये 4 सीनियर जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, और 5वें जो हैं वो चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे। इसके अलावा वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, इसके अलावा अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर अब्बास साहब, जिनको पहले वो अपना सामान वगैरह पैक कर चुके थे जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, लेकिन उनको रोका गया और उनको रखा गया, बरकरार रखा गया अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से। इसके अलावा जो दूसरे मेंबर होंगे, एक रिटायर्ड जज होंगे, इसके अलावा एक बार कौंसिल का भी एक मेंबर होगा। तो ये कुल मिला के सारा कुछ जो है वो अब गेम जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हाथ में आ चुकी है। तो चाहे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब इत्तफाक करें या इनकार करें या इख्तलाफ करें, या फिर दूसरे जो उनके साथी जज हैं वो इनकार करें, इख्तलाफ करें, तो बात नहीं बननी। जिनके वोट ज़्यादा होंगे उन्हीं का ही जज अपॉइंट होगा अब सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी तरफ जैसा कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जाएंगे पहले, और उन्होंने अभी ओथ नहीं लिया, और उन्होंने पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से एक बड़ा फैसला किया, और ओथ लेते ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फुल कोर्ट बना दिया। अब फुल कोर्ट और जो लार्जर बेंच है उसका फ़र्क आपको बता देता हूँ। आई ट्विटर पे भी जो भाई हैं उन्होंने यही पूछा था। फुल कोर्ट ये होता है कि जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जितनों की भी अवेलेबिलिटी है वो सब उस बेंच का हिस्सा होते हैं जो केस उनके सामने लगता है। लार्जर बेंच ये होता है 5 का बेंच हो गया, 6 का बेंच हो गया, 7 का हो गया, तो वो एक लार्जर बेंच बन जाता है। तो फुल कोर्ट बनाया गया, 16 जजेस को शामिल किया गया। उसके बीच में 16 ही जजेस हैं, इस टाइम 17 थे, और जो बंदियाल साहब है वो निकल गए हैं बीच में से। तो वो अब केस की समाअत करेगा, और ये जो मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का वो फैसला
हम सबको ही पता है। यहाँ पे मामला ये होता है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला, वो पहले से ही हमें पता होता है कि क्या फैसला आएगा। और जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, वो अरसा दराज से, जब से उन्होंने जुडिशल ऑर्डर पास किया था कि जब तक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसका फैसला नहीं हो जाता, तब तक जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो कि साबिक हो चुके, वो कोई केस ना सुने। और जो केसेस का मामला था वो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत 100 मोटो केसेस थे और जो आइनी दरखास्तें उनके हवाले से था। लेकिन जो बंदयाल साहब हैं, उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पहले पास करवाया रजिस्ट्रार के थ्रू, हालांकि वो रजिस्ट्रार जो था, जो इशरत साहब थे, वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद फिर बंदयाल साहब की तसल्ली नहीं हुई और फिर बंदयाल साहब ने एक लार्जर बेंच बनाया था, 8 रुकनी बेंच था, और उन्होंने फिर जुडिशल ऑर्डर को ख़त्म कर दिया था। और मेरा ख्याल है कि जो जुडिशल ऑर्डर को काजी साहब के ख़त्म किया गया था, उस बेंच की जो सरबराही थी वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने की थी। तो मामला जो है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हों या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, उनके हवाले से कम मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो उनके सितारे हैं ना, वो आइंदा आने वाले दिनों में खासे गर्दिश करने वाले हैं, बल्कि गर्दिश कर रहे हैं। तो जो फैसला है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, वो साहब का हुकूमत के हक़ में ही आएगा और उससे ही मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा। उनके केसेस भी उसी के थ्रू ही ख़त्म हो सकेंगे। और जो बंदयाल साहब के जितने भी किए गए फ़ैसले हैं, चाहे वो हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया था बंदयाल साहब ने वो हो, या फिर ये नैब तरामीम का मामला हो, ये भी ख़त्म होगा। इसके अलावा जो 14 मई का मामला है वो भी ख़त्म होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो लगाया गया था स्टे, वो भी ख़त्म होगा। और मेरा ख्याल है ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिया गया, ये भी उड़ा दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं, उस पर तो वो फैसला नहीं दे सके बंदयाल साहब, देना चाहते थे लेकिन दे नहीं सके वो, तो वो भी केस जो है उड़ा दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये दोबारा से केसेस सुने जाएंगे, फुल कोर्ट बन सकता है इन मामलात के ऊपर। और लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो काजी फायज़ ईसा साहब का जो टेन्योर होगा वो तकरीबन अक्टूबर 2024 में वो रिटायर होंगे, तो नीट एंड क्लीन होगा। और हम इसी चीज़ की ही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी पार्टीज़ की सपोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर कानूनी और आइनी फ़ैसले दे जो मेरिट पे बनता है। हर इंसान यकीन माने, हर इंसान उस फैसले को मानेगा। लेकिन बंदयाल साहब ने जिस तरह से फैसले दिए और एक पार्टी बन के दिए, एक लीडर को सपोर्ट करते रहे कि हो सकता है उसको पता ही ना हो सकता है वो ऐसे ना हो, और जिस तरह से उनको 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब को उन्होंने VIP प्रोटोकॉल दिया, तो वो भी सारी दुनिया के सामने, तो वो साफ नज़र आ जाता है। अब तो हर चीज़ मीडिया के सामने है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इंसान बहुत बुरा महसूस होता है, बुरा लगता है आवाम को। तो मेरा यही ख्याल है कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो बग़ैर किसी भी साजिश का हिस्सा बने, वो मुकम्मल तौर पर एक आइनी और कानूनी फ़ैसला ही देंगे। और यही वजह है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस हो वो भी गालबन फुल कोर्ट में ही वो चलाएंगे। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर भी उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, और उन्होंने जो PTV है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको ये कहा है कि वो जो फुल कोर्ट की जितनी भी हियरिंग होगी वो लाइव PTV पर दिखाई जाएगी। एक बड़ा फ़ैसला है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें करना तो पड़ेगा। अब एक नए चीफ जस्टिस हैं तो वो चाहते हैं कि आवाम इस मामले को देखे, वो असल में मामले को साफ शफाफ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासी तौर पर ख़ासे धमाका खेज़ होंगे, हंगामा खेज़ होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो है ना बड़ी रौनक लगेगी। और अवाम इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि अच्छे ही फ़ैसले होंगे। और मैं तो यही समझता हूँ कि वो कोई भी सियासी रहनुमा है, अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसे सज़ा मिले, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो फिर उसे खाम खा जो है वो
कैद नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पीपल्स पार्टी है और जो नून लीग है उनके मामला ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, और निचले लेवल पे जो मिडल जो उनकी लीडरशिप है वो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर सकती है, और जो बड़ी टॉप लीडरशिप है उनके आपस में वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ नहीं करेंगे। बिलावल साहब ने भी की है बयानबाजी, लेकिन उस हद तक नहीं गए वो भी। मेरा ख्याल है कि वो भी खामोश हो जाएंगे। बहरहाल सीज़ फायर हो चुका है, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी ट्विटर पर और फेसबुक पर माजरत कर ली है, और उनका कहना है कि जो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से बयान दिया था वो सिर्फ इस वजह से दिया था कि वो जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के फ़लसफ़े से मुताबिक नहीं रखती। हालांकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं तो वो एक अजीम लीडर थे, उन्होंने एटमी प्रोग्राम पेश किया। तो अगर मेरे बयान से किसी की जो है वो दिल दुखा है तो मैं उस पर माजरत ख्वाह हूँ, और ये माजरत जो की है उन्होंने वो किसी के कहने पर ही की है, ऐसे खाम खा तो उन्होंने नहीं की है। और जिसने भी करवाई है वो नून लीग की टॉप लीडरशिप है, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का टॉप लीडरशिप में आपस में कोई राब्ता हुआ है और मामलात को ठंडा करने की कोशिश की गई है। एक दो दिन धुआंधार जो बयानात थे वो हुए। कल तलाल चौधरी साहब भी मीडिया पे आए थे, वो भी ठंडे मिठे ही हुए थे। तो पीपल्स पार्टी भी ठीक हो जाएगी। तो आइंदा मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी के साथ भी मामलात ख़राब हों, क्योंकि चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग या दीगर जमातें हैं या नई जमातें जो भी बनी हैं, तो इन्होंने सबको ही हुकूमत में शामिल करना है और फ्रेंडली अपोजिशन होगी। ये अभी जो नई इलेक्शन होंगे तो ऐसा कोई मामला नहीं होगा कि बहरान जिससे पैदा हो, जिस तरह पीटीआई बहरान पैदा करती रही है, और जिस तरह से कभी इस्तीफे दे देंगे, कभी धरने देंगे, कभी रोड्स ब्लॉक करेंगे। तो ये अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर रही इन चीज़ों को, क्योंकि अभी जो मुआशी लिहाज से जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसको भी हल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो धरनों की वजह से ही मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर खासा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हर दूसरे दिन इमरान खान साहब कहते थे मैं धरना करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ। इस्लामाबाद में तो ज़िंदगी अजीरन हो गई थी जब हर दूसरे दिन इमरान खान साहब जब दंदनाते थे और सड़कों के ऊपर धरनों की धमकियाँ देते थे। तो अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि ये सारे मामलात हों या पीपल्स पार्टी के साथ मामलात ख़राब हो, और आइंदा इलेक्शन में सब को शेयर मिलेगा, सब मिलजुल कर काम करें। शेयर आप लोग ले लें लेकिन कम से कम आवाम के लिए तो करें। अब हमारे मुल्क में जो सियासत है वो सिर्फ पावर की सियासत है, पावर लेने के लिए हर कोई अपना जोर लगाता है, लेकिन यह है कि अवाम के लिए फ़िलहाल जो है ना वो कोई नहीं मिल रहा उनको फ़ायदा है, जिससे अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस का मामला है वो भी मेरा ये ख्याल है कि वो अब ज़ेर बहस आएगा, और जो वकार सेठ साहब हैं जो मरहूम हैं, जो KPK में जो पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनका इंतकाल हो गया था और कहा गया कि ये कोरोना की वजह से हुआ। तो वो भी एक जो उनकी डेथ है वो भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त फैसला दिया था, और फिर उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को तैयार किया गया था चीफ जस्टिस जो साबिक थे साकिब निसार साहब, कि आपको जो है हम लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे अगर आप इस फैसले को उड़ाते हैं। और फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो वकार अहमद सेठ साहब का फ़ैसला था, 3 जजेस का गालबन वो फ़ैसला था, 5 जजेस ने मिल के लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की सरबराही में उस फैसले को उड़ाया था। मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था, जिस तरह का वो फ़ैसला था चौक में ले जाओ उसको, और जिस तरह से फांसी का मामला ज़ेर बहस आया था उस फैसले में। तो उस हवाले से फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं बने, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में फिर जज मुकर्रर हो गए थे। तो ये जो अब मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे, और जो वकार अली सेठ साहब को फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया था, नहीं उन्हें अपॉइंट किया गया था, एक ज़्यादती की गई थी उनके साथ। चीफ जस्टिस
साबिक जो थे साकिब निसार साहब, उनको ख़त भी लिखा था वक़ार अहमद सेठ साहब ने, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया साकिब निसार साहब ने। उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की थी, और हैरानकुन तौर पर आपको बताऊं कि जो वकील हैं वो हामिद खान साहब हैं, जो पीटीआई के वकील हैं। हालांकि उनके भी जो नज़रियात हैं, ख्यालात हैं, वो इमरान खान साहब से मुताबिकत नहीं रखते, मैच नहीं करते। तो वो एक दरख्वास्त है जो अभी भी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई है, और अगर ये निगरान हुकूमत ही ये इशारा करती है, मुतफरिक दरख्वास्त दे कि ये जो वक़ार सेठ साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि जो जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट है वो उसका तरीक़ाकार क्या है, क्या प्रोसीजर है, किस कानून के तहत इनके अपॉइंटमेंट्स होंगी या हुई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं जूनियर जजेस यहाँ पर तैयार किए गए और यहाँ पर लगाए गए, तो उस पर यकीनी तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो नोटिस लेंगे, और मुझे लगता है कि वो इस केस में जो जूनियर जजेस हैं वो वापस भेजे जाएंगे। और इसकी मिसालें मौजूद हैं कि वापस भेजे गए हैं हाई कोर्ट्स में जजेस, तो जो जूनियर जजेस हैं उनके लिए भी खासी मुश्किलात पैदा होंगी। और इसके अलावा जो केयर टेकर वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं, और उन्होंने जो यूएन असम्बली है वहाँ पर उन्होंने खिताब करना है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म साहब हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान के जो हैं अबूरी वज़ीर आज़म हैं मुल्ला मोहम्मद हसन जो अखुन साहब, उनको उनके ख़त का जवाब दे दिया है। और मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को ख़त लिखा था और उनको अबूरी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी थी। वैसे कुछ टाइम तो हो गया, देर से दी, लेकिन ये है कि जब से ये बॉर्डर बंद किया गया पाक अफ़गान का, तो उस वक्त से अफ़गानिस्तान को भी कुछ ख्याल आया कि नहीं यार ऐसा होना नहीं चाहिए। और फिर चंद दिनों में ही उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि भाई हम जो हैं हम अपने मुल्क से जो भी दहशतगर्द होंगे उनको रोकने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान को ये शिकवा नहीं होगा दोबारा से। और जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उन्होंने फिर जवाबी ख़त लिखा है और कहा है कि जो पाक अफ़गान ताल्लुकात हैं उनको हम बेहतर देखना चाहते हैं, और जो तिजारत है वो भी चलती रहनी चाहिए। और अगर बॉर्डर बंद होता है तो पाकिस्तान को भी उसका नुकसान होगा, अफ़गानिस्तान को तो होगा, क्योंकि ट्रेड का मामला है। यहाँ से गंदम और जितनी चीज़ें हैं ज़रई अजनास वगैरह वो अफ़गानिस्तान भेजी जाती हैं, तो तिजारत एक कुछ ना कुछ तो हो रही है पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को भी मिल ही रहा है। तो इसी वजह से ये जो पाक अफ़गान सरहद है वो खोली गई है। तो आइंदा आने वाला जो वक्त है वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा मेला लगने वाला है, और बंदयाल साहब के जो फैसले हैं वो एक एक करके जो हैं वो रह नहीं सकेंगे, ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, और वो ख़त्म होते जाएंगे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ही उसमें एक कलीदी किरदार अदा करेगा, जैसा कि मैंने आपको कितने ही व्लॉग्स में ये बात बताई। और काजी फायज़ ईसा साहब ने आते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ही उठाया है, और इसी के गिर्द ही अब पूरा सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल है वो घूमेगा, और इस पर बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर, क्योंकि और अभी कोई केस नहीं लगा, सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पहला दिन है आज काजी फायज़ ईसा साहब का, और केस जो है वो लग चुका है। और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, जिस तरह से वो अपील करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत, तो उसमें 3 सीनियर जजेस होंगे कानून के मुताबिक। अगर ये कानून बहाल होता है, वैसे डेफिनेटली कानून बहाल ही होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, तो 3 जजेस होंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब होंगे, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब होंगे, उनको आप साइड पे कोने में बिठा दें, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब होंगे। तो वो मिल के फैसला करेंगे कि कौन सा केस कौन से बेंच के सामने रखना है और कैसे बेंचेस जो हैं वो बनेंगे, वो भी ये 3 जजेस ही डिसाइड करेंगे। यही कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का। बाकी
जो अपील है उसका जो दायरा है वो वसी कर दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से ही मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होना है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत मियां नवाज शरीफ साहब को या जहांगीर तरीन साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी इमरान खान साहब को इससे फ़िलहाल फ़ायदा नहीं होने लगा। 5 साल की उनकी जो नाअहली है वो हो चुकी हुई है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।